नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र और स्वागत करता हूं अपने चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं। तो बंधुओं, देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं अपने इस सफर को। माई लाइफ शब्दों में आप बीती। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार से मेरा और मेरी पत्नी का नाम बदलने की कोशिश की गई यहाँ पर, जो कि बहुत सामान्य सी बात है, सामान्य सी घटना है, कोई बहुत गंभीर बात नहीं। अगर आप यहाँ पर अपना नाम नहीं बदलते हैं तो दैट्स ओके, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक बात है जो आपके सामने रखी जाती है और कुछ लोग उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग उसे सहजता से स्वीकार न करके कुछ अपने हिसाब से रास्ते खोजते हैं। शायद उन्हीं में से मैं एक था जिसने अपने रास्ते खुद खोजने की कोशिश की। इस बात से और कुछ प्रमाणित होता हो या ना होता हो, पर इतना तो निश्चित रूप से तय है कि यहाँ आने के पहले मैं अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत क्लियर था। इनफैक्ट मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं हमेशा से कुछ चीज़ों को लेकर के अपने मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। आज भी क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बातें ऐसी होती हैं जो आपकी सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि पहले ही झटके में हार न मानूं। तो यही सब सिलसिला चल रहा था मित्रों। और एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो कि इसी कहानी का हिस्सा है, मेरे जीवन के उसी समय का, उसी टाइम पीरियड का ये भी घटनाक्रम है कि जब हम मीट एंड ग्रीट सर्विस के अंतर्गत हमको जो अपार्टमेंट दिया था गवर्नमेंट ने, वो कोई फ्री नहीं था, इट वाज पेड। हम उसका एक कुछ $200 पर वीक के हिसाब से पेमेंट कर रहे थे। लेकिन उसी प्रकार के अपार्टमेंट को अगर हम डायरेक्ट किराए पर लेने जाते तो वो शायद $60-70 ज़्यादा का पड़ता। दो फायदे हुए, एक ये कि हमको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और हमारे लिए हमारे नाम से पहले से एक अपार्टमेंट बुक था। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमारे लिए वो काफ़ी सस्ता था। तीसरा भी फायदा एक ये था कि हमको शुरुआत में ही आके सारे बर्तन वगैरह नहीं खरीदने थे। और ये तीनों ही फायदे हमें प्राप्त हो सके थे क्योंकि इसमें मेरी पत्नी ने काफ़ी रिसर्च वर्क किया था उस टाइम पे आने से पहले, और उन्होंने चीज़ अप्लाई की। तो आप लोगों में से कुछ लोग अगर ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होना चाहते हैं तो आप कोशिश करें, अगर आपका वीज़ा वगैरह आ गया है तो गवर्नमेंट की साइट पे जाकर के देखें, वहाँ पर मीट और ग्रीट सर्विस के अंतर्गत शायद अभी भी इस तरह की सुविधाएं मिलती हों। हालांकि वो सबको नहीं होती हैं, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होती हैं, पर किस्मत को आजमाने में क्या हर्ज है। आज मैं जो चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पता नहीं आप लोग इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, इसमें जरूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये आज तक मैं भूल नहीं पाया। इसलिए भूल नहीं पाया कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ये एक अजीब सा इंसिडेंट था, क्योंकि जहां हमें मीट और ग्रीट सर्विस के अंतर्गत अपार्टमेंट मिला था, हमसे एक या दो बिल्डिंग छोड़ करके एक दूसरी बिल्डिंग है, वहां पर भी गवर्नमेंट अलॉट करती है। असल में आपको जो अपार्टमेंट अलॉट करती है वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। तो हम हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो हमको 1 बेडरूम हॉल किचन वाला सेटअप था। 1 BHK बोलते हैं मुंबई में हमारे यहाँ। और बगल वाली जो बिल्डिंग थी उसमें 2 BHK का था कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट देती है। किराया भी ज्यादा नहीं होता, वो उसी रेंज के आसपास ही होता है। तो वहां पर भी एक फैमिली आई थी, हमसे एक हफ्ते पहले आए थे। तो हमारे वीजा कंडीशन में मुझे 570 घंटे या समथिंग का इंग्लिश कोर्स करना था। उसके लिए भी हमने फीस जमा की हुई थी इंडिया में। लेकिन मैं मेरे ख्याल से वही 3 महीने शुरुआत के हफ्ते में एक दिन वो 3 घंटे की क्लास होती थी, गया हूँ। इंग्लिश की पढ़ाई करनी थी यहाँ टैफ में। तो टैफ में क्लासेस चलती हैं, तो एडमिशन तो लेना पड़ता है और मैंने भी लिया था, तो मेरी भी क्लास होती थी, तो मैं भी जाता था। तो जितने दिन मैंने जॉब वगैरह की है बस उतने ही दिन गया, और उसके बाद में फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं कभी जा नहीं पाया। तो मैंने पूरे नहीं किए अपने 570 घंटे। लेकिन वो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो आपको पूरे करने के बाद में ही आगे प्रोसेस हो सकता है। तो बस वो एक था कि आपने पे किया है तो आपको पूरा करना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो मैं पूरा नहीं कर पाया, पूरा क्या, हार्डली कुछ आवर्स ही मैंने किए थे। लेकिन उस दरमियान क्या हुआ कि जिस अपार्टमेंट में हमको गवर्नमेंट ने रहने के लिए दिया था उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में 2 BHK अपार्टमेंट था। तो उसमें एक फैमिली और आई हुई थी हमसे एक हफ्ते पहले। लेकिन ये लोग थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान में भी ये लोग थे लाहौर के। तो टैफ में मेरी उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि वो मेरे ही साथ कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था। हालांकि वो IT के थे, पर इंग्लिश शायद वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहाँ चूंकि सभी दुनिया भर के सभी कंट्रीज के लोग थे क्लास में, तो कोई भी अगर हिंदी बोलने वाला होता है, आप शक्ल सूरत से तो पाकिस्तानी और इंडियंस एक जैसे ही लगते हैं। ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। मैं इसको खराब अच्छा इस सब तराजू में नहीं तौलूंगा, वो तो आप डिसाइड कीजिएगा कि ये सही था, गलत था, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, या पूरी चीजों को आप निश्चित कीजिएगा
कि क्या इसके बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए। मैं आज तक तय नहीं कर पाया कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई और मैं उनका नाम जानता हूँ बहुत अच्छे से, और वो एडिलेड से 1 साल 1.5 साल बाद ही मूव हो करके मेलबर्न चले गए थे, क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स वहाँ रहते थे। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो लाहौर के थे, पाकिस्तान के। क्योंकि मेरा पाकिस्तान के और लोगों के साथ में हमेशा ऐसा अनुभव नहीं रहा है, कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के सभी लोग ऐसे होते हैं या पर्टिकुलर किसी धर्म और समुदाय के लोग ऐसे होते हैं। लेकिन हाँ, इस व्यक्तिगत इस फैमिली के साथ जो हमारा अनुभव रहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब अच्छा था कि बुरा था ये आप बताइएगा। तो वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद में हम क्लास से निकलते थे। एडिलेड में ऐसा है कि जैसे आप सिटी शुरू करते हैं तो शायद साउथ टेरेस नाम है, बहुत साल हो गए जा करके, तो वहाँ साउथ टेरेस शायद स्टेशन का नाम है, ट्रैम स्टेशन का नाम है, कि वहाँ रोड साइड दोनों तरफ जो पार्किंग है उसमें अगर आप 5 बजे या 6 बजे के बाद में पार्क करते हैं तो अनलिमिटेड टाइम आप फ्री पार्क कर सकते हैं। और क्योंकि उसके अंदर सिटी जाने के लिए वहां से ट्रैम फ्री हो जाती है सबके लिए, कोई भी व्यक्ति अगर वहां से ट्रैम में बैठता है अंदर सिटी के अंदर जाता है। एडिलेड की सिटी कोई सीबीडी कोई बहुत बड़ी नहीं है, वो छोटी सी सीबीडी है, बाकी शहर काफी बड़ा है लेकिन सीबीडी जो है छोटी सी है। तो वहां से आप जब बैठ करके ट्रैम में जाते हैं तो आपको कोई किराया नहीं देना होता, और अगर आप कार लेकर के अंदर जाते हैं तो आपको पार्किंग मिलना एक तो डिफिकल्ट है, और अगर आप कहीं पार्क करते हैं तो वहां पे पार्किंग काफी एक्सपेंसिव है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर 1-2 घंटे का काम है तो अगर पार्किंग मिल गई तो इस स्टेशन के आसपास दोनों साइड रोड में काफी लंबी काफी बड़ी पार्किंग है, लोग अपनी कारें वहां पार्क करके और ट्रैम में बैठ के चले जाते हैं अंदर। तो शाम को जब मैं क्लासेस जाता था तो मैं भी वहीं गाड़ी पार्क करता था और वहां से ट्रैम लेकर के और फिर क्लास जाता था। तो इनसे मुलाकात फर्स्ट या सेकेंड डे में ही हो गई और बातचीत हुई। अच्छा, एक बात और मेंशन करना चाहता हूं कि यहाँ जब हम लोग आए थे, अब ऐसा होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब न्यू अराइवल्स जो न्यू माइग्रेंट्स थे तो उनके लिए गवर्नमेंट की एक दिन का वो एक मीट एंड ग्रीट जैसा ही एक प्रोग्राम करते थे, जिसमें जो भी उस 1-1.5 महीने में न्यू अराइवल्स होते थे उन सबको एक जगह एक थिएटर नुमा जगह पर बुलाया जाता था और वहां कुछ एक्सपर्ट्स लोग आते थे और वो आपको बताते थे कि किस तरह से इस न्यू सोसाइटी में, नई कंट्री में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप अपने फ्रेंड्स बनाएं, कैसे लोगों के साथ में मिलें जुलें, और जॉब लेने के लिए किस तरह से आपको रेफरेंसेस जुटाने चाहिए। बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम करते हैं वो। अब होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम पे था। तो हम वहां गए थे तो वहां पर हमको ये सिखाया गया था कि आप किसी से भी मिलते हैं तो किस तरह से मिलें और कितनी जल्दी आप उनके साथ मित्रता करें, और ये किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा नहीं कि जॉब वगैरह के लिए ही फायदेमंद हो सकता है, एक नई जगह में अगर आपके पास 2-4 मित्र हो जाते हैं तो आपका जो एक होम सिकनेस होती है कि अपनी कंट्री छोड़ करके आते हैं, अपने मित्रों को, अपने परिवार के और सभी लोगों को छोड़ करके आते हैं, तो जो एक अकेलापन महसूस होता है, तो उसके लिए जितनी जल्दी आप यहाँ पे अपने मित्र बनाएंगे तो उसमें भी वो एक आपको मनोबल प्रदान करता है। और जॉब वगैरह में भी चूंकि यहाँ रेफरेंसेस बहुत ज्यादा काउंट होते हैं तो उसमें भी फायदेमंद होगा। मैं बताने वाला हूँ कि मेरी वाइफ को फर्स्ट जॉब कैसे मिली थी। तो यहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ कि इनसे, ये जो पाकिस्तान के बंधुवर थे, इनसे मुलाकात हो गई। और क्या सरनेम खान था इनका, हाँ खान ही था सरनेम। तो इनसे मुलाकात हुई, बातचीत होने लग गई। अब ये इनके पास गाड़ी वगैरह नहीं थी तो ये मेरे साथ ही वहां तक आते थे ट्रैम में, फिर इसके बाद कार से मेरे साथ आते थे, तो बातचीत होती थी। तो मैंने इनको बताया कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये हर रोज जितनी देर क्लास में मिलते थे तो वो ब्रेक टाइम पे भी, आने जाने के टाइम पे भी, और कई बार मुझे बोलते थे कि शक्ति भाई आप जॉब का करवाइए ना, आप अपने यहाँ देखिए ना, ऑनर से बात कीजिए ना, आप अपनी कंपनी में बात कीजिए ना, रोज बोलते थे। तो 5-6 दिन हो गए तो मैंने मेरी वाइफ से बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे एक सज्जन है और वो मुझे बोल रहे हैं कि आप अपनी कंपनी में बात कर लीजिए, मुझे भी जॉब दिलवा दीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं। हालांकि उनके 2 बच्चे थे तो उनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसे दे रही थी, बट उनको इनफ नहीं लगता था, तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जॉब शुरू की जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका एक एटीट्यूड तो जॉब वाला होना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी आपको देती है अल्टीमेटली वो इतना ज्यादा तो नहीं होता कि आप उससे अपने सारे काम पूरे कर सकें, बस एक काम चलाओ ही होता है। तो उन्होंने जब कई बार मुझसे रिक्वेस्ट की तो एक दिन मैंने जाकर के कंपनी की ऑनर से मैंने बात किया। मैंने कहा इस तरह से एक व्यक्ति है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं आपके पास उनको लाके मिला सकता हूं, क्योंकि किसी को भी मिलाने से पहले, अब चूंकि हम वहां जॉब करते हैं तो उनकी अनुमति लेना जरूरी था। तो मैंने बताया, मैंने कहा वो पाकिस्तान से हैं। तो 1 मिनट के लिए वो सोचने लग गई और फिर बोली कि आर यू श्योर,
ये देखिए उनके वर्ड थे कि आर यू श्योर, आप उनको जॉब दिलाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ यस। बोले कितने दिन से जानते हैं? मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुलाकात हुई है। बोले अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ठीक है, ले आइए। पर मैं समझ नहीं पाया था, शायद उनका अपना कुछ रहा होगा प्रीवियस एक्सपीरियंस। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा चलो कल चलते हैं हमारे साथ में और मैं आपको मिलवाता हूँ। उनको जाके पिक किया और अपने जॉब के टाइम पर ही जा करके उनको मिलवाया और कंपनी की ऑनर से मिलवाया, बातचीत हुई और उन्होंने जो है ये वर्ड थे उनके कि बिकॉज शक्ति के साथ में आए हैं तो मैं रेफरेंस की वजह से आपको ले रही हूँ और शक्ति यहाँ जॉब भी करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उनको जो भी ड्यूटीज और ये सारा कुछ उनके साथ में वो पेपर वर्क हुआ और उन्होंने जॉब शुरू कर दी। अब देखिए एडिलेड में, अब ये सिडनी का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सिडनी में इस तरह की कोई जॉब की ही नहीं। एडिलेड में भी बस वो एक ही जॉब थी, यही जॉब, ये आखिरी जॉब थी मैंने जो की है। तो वहाँ एक नियम मैं पहले बता चुका हूँ कि लोग $10 जो है देते हैं आने जाने का, अगर कोई आपके साथ में गाड़ी शेयर करता है तो। और नियम था, आप पैसे कमाने जा रहे हैं तो आपको जिसकी भी गाड़ी में जा रहे हैं देना भी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि मैं लेता था, वहाँ का ट्रेडिशन है। आज भी जो लोग दूर जॉब करने जाते हैं, जिसकी भी गाड़ी में जाते हैं, वो $10 शेयर करते हैं। कुछ तो मेरे मित्र अभी भी वो एडिलेड की मशरूम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ में जाते हैं तो वहां भी आपस में, ऐसा नहीं गाड़ी नहीं है, गाड़ी है लेकिन लगता है कि चलो $10 दे करके जाना थोड़ा ईजी है तो लोग करते हैं। तो इनको मैं अपने साथ रोज पिक करता, रोज ड्रॉप करता। जॉब में खैर इन्होंने वहां पे भी जा करके, जो एक सेक्शन था जहां मैं जॉब करता था, थोड़ा कंफर्टेबल था मेरे लिए, तो सबसे पहले तो इन्होंने मेरा सेक्शन लिया। वहां जबरदस्ती जा करके मैनेजर से बोल करके, तो मैंने कहा नहीं दैट्स ओके, मुझे लगा कि ठीक है ये नए हैं शायद इनके लिए यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो वो ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी हम साथ में आते जाते, मैं रोज सुबह उनको 6 बजे पिक करता, 5:30 पौने 6 बजे पिक करना पड़ता था क्योंकि 6:45 बजे तो 1 घंटे लगता था। तो करीबन 5:30 बजे मैं उनको रोज सुबह पिक करता, फिर ड्रॉप करता शाम को। ये सिलसिला चलता रहा। 2 महीने हो गए। मेरी वाइफ ने एक दिन बोला कि अब आप इनको बोलिए कि यहाँ पे एज पर रूल सब लोग $10 देते हैं और शुरुआत में तो चलो ठीक है कि नई नई जॉब थी, आपको थोड़े पैसों की भी जरूरत होती है, लेकिन अब तो उनका प्रॉपर फुल टाइम जॉब चल रही है, उनको भी पैसे देने चाहिए। तो मुझे हालांकि संकोच लग रहा था, मुझे लगा कि इनको सामने से ऑफर करना चाहिए था, पर उन्होंने सामने से तो छोड़िए साहब, मैंने उनको कहा ऐसे ऐसे, तो मुझे देखे और कुछ बोले नहीं, जवाब नहीं उन्होंने दिया और मुंडी हिलाई। तो मैंने कहा आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा लोग यहाँ करते हैं तो इसलिए मैंने आपको बोला। तो बोले अच्छा ठीक है, देखते हैं बोल करके। और ये देखने में 1 हफ्ता और पूरा गुजर गया। मंडे से फ्राइडे हो गया। अब फ्राइडे हो गया, अगला मंडे मैं सुबह इनके घर पे गया लेने, सुबह वही 5:30 बजे के आसपास इनको लेने गया। तो ये बाहर निकले, मैंने इनको फोन किया घर के बाहर जा करके यूनिट से, तो ये बाहर निकले और इन्होंने दिखाया, बोले हमने ये गाड़ी ले ली है और मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया पर हमने गाड़ी ले ली है, तो ठीक है आज से मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैंने उनको कांग्रेट्स बोला। तो $500-600 की कोई बड़ी ठीक है, जैसी भी कंडीशन रही हो, वो चूंकि ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे भाई, आईटी फील्ड के आदमी थे, तो शायद उनको गाड़ियों को ज़्यादा नॉलेज रहा होगा, तो उन्होंने एक गाड़ी ले ली और लिया उन्होंने $500-600 की कुछ थी। तो अब आप समझ सकते हैं $500-600 में गाड़ी की क्या कंडीशन रही होगी, पर चलती थी। यहाँ पर बहुत खराब कंडीशन की गाड़ी आप बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब वो गाड़ी चलने लायक रोड पे हो, गवर्नमेंट ये देखती है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करती है। पर उन्होंने अगर 2 दिन पहले गाड़ी ले ली थी, फ्राइडे या सैटरडे को ही उन्होंने गाड़ी ले ली थी, बीच में संडे था, उनको बताना चाहिए था। तो मुझे थोड़ा सा अकवर्ड लगा कि बंदे ने गाड़ी ले ली लेकिन बताया नहीं। दैट्स ओके, गए मिले। अब लंच टाइम पे उस दिन से, जिस दिन उन्होंने गाड़ी ली, पहले दिन वो अपना लंच टाइम में चेयर लेके बाहर निकल गए। बाकी हम सब लोग जहाँ बैठ करके लंच करते थे और उन्होंने इग्नोर करना, अवॉइड करना शुरू किया। मैंने हालांकि जा करके सामने से लंच टाइम में जाके गाड़ी उनकी अच्छे से देखी, उनको कांग्रेट्स बोला, 2 मिनट उनसे डिस्कशन किया। हालांकि उन्होंने भी 2 मिनट बुझे मन से, खुशी मन से, जिस भी मन से उन्होंने बातचीत की। मैंने उनको यही एहसास करवाया कि भाई आपने गाड़ी लिया, उस बात से मैं खुश हूं, इसलिए नहीं कि आपका मेरे साथ आना जाना था। भाई मेरे साथ तो आपको जॉब के लिए केवल आना जाना था, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, तो गाड़ी बहुत जरूरी है इन देशों में, क्योंकि अगर गाड़ी है तो आप बच्चों को लेकर कहीं घूमने टहलने जा सकते हैं। बस से और ट्रेन से उतना सब हो नहीं पाता। तो मैंने तो खुशी जताई, क्योंकि हमको सचमुच खुशी हुई थी कि चलो ठीक है यार, 1-2 महीने बंदे ने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, ठीक है, एक आदमी की रोजी रोटी मिलने में आपको ईश्वर ने चुना कि आप उसके लिए सहयोगी सिद्ध हों। पर उन्होंने बातचीत धीरे धीरे बंद कर दी। और ये तारीख है शायद
10 जून 10 जून की ये घटना है, जहां तक मुझे याद है 10 जून 2010 की ये घटना है कि 3 महीने जॉब करते हो गया था। और मित्रों, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की है, लेकिन इन 3 महीनों में मैंने एक भी बार कभी जॉब में छुट्टी नहीं ली, एक भी बार मैं लेट नहीं पहुंचा, एक भी बार किसी काम के लिए मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा। अगर सुपरवाइजर ने, मैनेजर ने जो भी जॉब में जो भी ड्यूटीज मुझे दी, मैंने उनको खुशी मन से और पूरी शिद्दत से और मेहनत करने की कोशिश की। और एक दिन ऐसा आया कि 10 जून का, शायद जहां तक मुझे याद है इट वॉज 10 जून 2010 कि सुबह, उस दिन असल में पांडे जी की 2 इंटरव्यू थे। तो मैंने उनसे कहा कि आज पांडे जी तुम्हारे 2 इंटरव्यू हैं, तो मैं तुम्हारे साथ रुकता हूं और साथ में चलूंगा, और मेरा मन नहीं कर रहा। 3 महीने में पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा मन नहीं किया और मैं जल्दी उठा भी नहीं। और मैंने, जब मुझे वाइफ ने जगाया तो मैंने कहा कि भाई आज तुम्हारा इंटरव्यू है, 2 इंटरव्यू हैं तुम्हारे, तो मुझे लगता है मैं साथ में रहूंगा तो अच्छा रहेगा, तुमको दोनों जगह गाड़ी से लेके चलूंगा। तो उन्होंने कहा हम मैनेज कर लेंगे ट्रेन से, और अगर आप नहीं जाएंगे तो बोले $300 का नुकसान होगा, और आप अगर जाएंगे तो केवल मेरा नुकसान होगा, तो देख लें आप। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया देखने वाला जो पत्नियों की है, ये बड़ी स्वीट सी धमकी होती है, देख लें आप। मुझे लगा दिन में 3-4 बार इस बात को लेकर के हो सकता है फिर से बोलें, तो उससे थोड़ा सा और फालतू में तनाव होगा। तो मैं जल्दी से उठा और फटाक से शावर लेकर के और मैं तैयार होकर के निकल लिया। हालांकि पहला दिन था। कभी कभी आप प्रकृति के उन मैसेजेस को जरूर सुने, ध्यान दें, हर चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं लेना चाहिए। शायद मुझे लगता है उस दिन मेरी वाइफ को गंभीरता से लेना चाहिए था कि मैंने कभी छुट्टी नहीं की। हालांकि बीच में पांडे जी को मुझे 2-3 बार छुट्टी करवानी पड़ी थी क्योंकि उनके इंटरव्यूज वगैरह थे, तो मैं जॉब पे जाता था, वो अकेले रुक जाती थी। पहली बार मैंने ये बात कही थी और इस बात का उनको एहसास भी हुआ बाद में कि आपने कभी नहीं कहा था, और एक दिन कहा तो मुझे शायद इस बात को सुनना चाहिए था। और फिर मुझे लगा कि फालतू का तनाव होगा, तो मैंने भी आर्ग्यूमेंट करने के बजाय मैंने सोचा चलो जाते हैं। सही भी है, एक तरह से देखा जाए तो सही भी है कि अभी आप शुरुआती दिनों में आपको जहाँ से भी पैसे आ रहे हों तो उन पैसों को रोकना नहीं चाहिए। चलो मैंने कहा ये अपना अटेंड कर लेंगे इंटरव्यू और मैं चलता हूँ जॉब पे। तो मैं जैसे ही घर से निकला तो एक 5-6 किलोमीटर दूर, क्योंकि ये मंडे का दिन था, 5-6 किलोमीटर दूर जा करके और एक सिग्नल से मैं गाड़ी क्रॉस कर रहा था, तो सामने से एक गाड़ी आई और उसमें एक गोरी लड़की थी। ये मेरा अनुमान है, इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। जो मुझे लग रहा है कि सैटरडे संडे को ये लोग हैंग आउट करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो वो उसको भी जॉब पे जल्दी जा रहा होगा जाना, और रात में अगर आप देर तक ड्रिंक करते हैं तो सुबह आपका पता है, जो लोग ड्रिंक करते होंगे कि सुबह थोड़ा सा उनका दिमाग उतना फ्रेश नहीं होता, तो उसी झोंक में उसने मेरी गाड़ी को उड़ा दिया। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट तो इतना तगड़ा हुआ था कि प्रॉपर बीच में मैं इस तरह से जा रहा था और इस तरफ से गाड़ी आई और उसने मेरे लेफ्ट साइड के डोर को हिट किया। गाड़ी स्विंग की, घूमी और डिवाइडर से टकराई, और डिवाइडर से टकरा करके और फेंस को तोड़ते हुए, जो टीन का बना होता है ना, बाउंड्री जैसा फेंस उसको बोलते हैं, उसको तोड़ करके और एक गोरे के बेडरूम की खिड़की के सामने आराम से जाकर के गाड़ी खड़ी हो गई। और वो बेडरूम पे गोरा सो रहा था एकदम उछल करके। मतलब अब मैं इस पे मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन उस टाइम पे तो इतना डरा था मैं इस चीज को लेकर के। उठा और भागा वहां से अंदर की तरफ जाके, वो टॉवल और लपेट करके और आया, और वो भी शॉक। अब तब तक अपने तो होशो हवास उड़ गए थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जिंदा हूं, मर गया, मुझे चोट लगी है कि नहीं। फिर मैंने अपने हाथ देखे कि हाँ मैं जिंदा हूं, लाइक एहसास हुआ। अब एक ऐसे शॉक पे जाते हैं ना, इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी पे ठोकर लगी, गाड़ी स्विंग हुई, डिवाइडर से टकराई, धड़ाप से किसी का तोड़ते हुए, फेंस तोड़ते हुए किसी के बेडरूम की खिड़की के सामने, अंदर नहीं घुस गया था पर बेडरूम की खिड़की के सामने जाके दीवार में धड़ाक से लग करके गाड़ी रुकी। गोरा जंप किया, भागा, टॉवल लपेट के आया, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि क्या हो गया। तो मैं इतना ज्यादा डर गया था। एक तो देखिए अभी नए नए थे हम इस देश में, बहुत सारे कानून, नियम, सब चीजें आपको एकदम पता नहीं चलती ना, कुछ पता नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। हाँ, मुझे अपने चोट लगने का नहीं, मुझे पूरा सीन जो है बहुत डरावना लगा। और गोरी ठोक करके और निकल ली। जनरली यहाँ क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो लोग रुकते हैं और अपने जिसके साथ भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी खैर सलाह पूछते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो भी भाग गई।
और मैं बाहर निकल करके आया। फिर मैंने मेरी वाइफ को फोन किया। मैंने देखा मेरी गाड़ी के चारों टायर उड़ गए थे और वो रिम पे गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां पे टायर इधर उधर पड़े हुए थे, मतलब वो गाड़ी किसी काम की नहीं बची थी। फिर मैंने मेरी वाइफ को फोन किया और मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो मेरी वाइफ को तुरंत क्लिक कर गया कि आज इन्होंने रोका, जाने के लिए मना कर रहे थे और देखो मैंने भेजा, तो रोने लग गई। मैंने कहा रोने धोने से काम नहीं करेगा, किसी को फोन करो और साथ में आ जाओ। तो फिर यहाँ एक व्यक्ति हैं जिनका उस टाइम पीरियड में पर्टिकुलर स्टार्टिंग में हमारे शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा रोल था और मैं फिर से उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनका नाम है कपिल मित्तल। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो व्यक्ति मुझे इस देश में मिले थे और जिनसे मित्रता हुई थी वो थे कपिल मित्तल। तो मेरी वाइफ ने कपिल मित्तल जी को फोन किया। कपिल मित्तल जी अपनी गाड़ी लेके मेरी वाइफ को पिक करके और वहां पहुंचे। फिर इस बीच में हमने पुलिस को फोन किया। अब यहाँ देखिए कि ये लोग कितने क्विक हैं। जैसे ही पुलिस को फोन किया, विद इन 3 मिनट टाइम, 3 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आ गई और पुलिस के साथ ही साथ यहाँ पर आ गई एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस वालों ने आके मैं मना कर रहा हूं, मैंने कहा आई एम ऑल राइट, पर वो बोले नहीं नहीं नहीं, हमको आपका चेकअप करना पड़ेगा। उन्होंने पूरा मुझको फिजिकल चेक किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, एक्सीडेंट में आपको चोट वोट लगी होती है और एहसास थोड़ी देर बाद होता है। पर उन्होंने सारा चेक किया और बोले हाँ ऑल राइट है। एक उनको रिपोर्ट देनी होती है। पुलिस वालों ने एक भी नहीं ये क्यों किया, वो क्या, वो सारा कुछ सवाल जवाब नहीं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन केवल कलेक्ट की, कैसे क्या हुआ वो पूरी चीजें बताई। और उस टाइम पे एक आदमी कोई वहां जॉगिंग कर रहा था, तो उसने भी सामने से रुक के उसने विटनेस दिया। मैंने तो देखा ही नहीं था उसको। और जो भी है घटनाक्रम, और पुलिस ने ही कॉल करके टोइंग वाला ट्रक मंगवा दिया। मेरी गाड़ी आधा घंटे में सारा प्रोसेस हुआ। मेरी वाइफ पहुंची, तब तक वहां ट्रक आ चुका था और वो ट्रक में गाड़ी डाल करके रैकेट के पास चली गई। और वो पुलिस वालों ने मुझे कहा कि नाउ यू कैन गो। पिक्चर खींचे उधर के उस जगह के, और इसके बाद वो लोग चले गए। फिर कपिल मित्तल जी के साथ में मैं घर आ गया। तो ये एक इंसिडेंट हो गया। अब भाई मेरे पास में कार थी नहीं, तो मैं 2-3 दिन जॉब पे नहीं जा पाया। गंट्री से देख वेख करके मैंने वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि बगैर गाड़ी के आप जॉब पे नहीं जा सकते थे, तो मैंने दूसरी गाड़ी खरीद ली। और दूसरी गाड़ी खरीद करके फिर हम 1-2 दिन का गैप हुआ, मंडे और ट्यूसडे का गैप हुआ, वेडनेसडे से हमने जॉब फिर से शुरू कर दी। और देखिए जब कोई बुरा वक्त होता है, खराब समय आता है, तो एक अटेम्प्ट हुआ मेरे ऊपर ये एक्सीडेंट का। इस एक्सीडेंट में उतना कुछ ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी। गाड़ी मेरी बेकार हो गई। गाड़ी में मुझे जो भी 1800 का वो नुकसान हुआ, और दूसरी गाड़ी खरीदनी पड़ी, उसमें पैसे लगाने पड़े, वो भी नुकसान ही है। तो ये कार एक्सीडेंट होने के 1 हफ्ते के बाद मेरा वर्क प्लेस में एक्सीडेंट हो गया। वहां इंजरी हुई और वहां प्रॉपर इंजरी हुई, और फिर उसकी वजह से मैंने काफी सफर किया, वो मैं आपको आगे चल करके बताने वाला हूं। पर उस इंजरी के कारण परेशानी ये हुई कि अब मैं जॉब पे जा नहीं सकता था, क्योंकि अब तो मैं ड्राइव ही नहीं कर सकता था। और मेरी वाइफ, अभी आप ये मैं पूरी बात यहां पर क्यों ला करके आपको बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति को लगभग 2.5 महीने तक एवरीडे मैंने पिक एंड ड्रॉप किया, एक पैसे उसने न दिए, और शायद लास्ट में मैंने मांगे पर उसने दिए नहीं, उस व्यक्ति को मैंने फोन किया, पाकिस्तानी भाई को मैंने फोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे, पता तो उसको सब कुछ था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, सारा कुछ वहां पे मौजूद था। पर शाम को मैंने फोन किया, मैंने कहा कि आप देख लें, कुछ दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा, या कुछ मैं वैकल्पिक इंतजाम करूंगा, और तब तक आप मेरी वाइफ को जो है पिक एंड ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। मैंने रिक्वेस्ट की। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से लोग होते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। और वजह क्या बताई उन्होंने ये वजह बताई कि भाई मेरी गाड़ी में 2 लोग जो है ना चलेंगे तो खराब हो जाएगी गाड़ी। मेरी गाड़ी में मुझे लगता है कि बस, जबकि वो अपने वाइफ और 2 बच्चों के साथ में घूमते टहलते थे, सब कुछ होता था। हमने जो इस बात पर विचार किया, तो कुल मिला जुला करके मुझे लगता है उनको शायद यही बात बुरी लगी कि हमने उनसे पैसे के लिए बोल दिया था 2-2.5 महीने के बाद, फ्री सर्विस देने के बाद। ये शायद बात उनको इतनी बुरी लगी कि एक तरफ देखिए परिस्थितियां, कि जॉब मैंने ही दिलवाई, मैं उनको लगभग 2.5 महीने तक लेके जाता रहा, और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस पर मिलना जुलना करके थोड़ा सिंपैथी दिखाना, वो सब तो बहुत बड़ी बातें हैं उनके लिए। मैंने उल्टे उनको फोन करके रिक्वेस्ट किया कि भाई आप 5-10 दिन के लिए मेरी वाइफ को अपने साथ पिक एंड ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि टैक्सी से जॉब पे नहीं जाया जा सकता था 65 किलोमीटर, तो फिर टैक्सी का जितना किराया भाड़ा आने जाने का होता उतना ही आप वहां पर अर्न कर पाते। तो इसकी वजह से मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया।
और ये कहा कि भाई मैं मेरी गाड़ी में 2 लोगों को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, जो भी हो। लेकिन ये बात आज तक, चूंकि इस तरह का एक्सपीरियंस इसके पहले कभी नहीं हुआ था, मतलब इतनी अमानवीयता। वो आदमी बगैर एक पल सोचे हुए आपके बुरे वक्त पे एकदम पल्ला झाड़ करके हाथ झाड़ दिया कि नहीं जाओ तुम और तुम्हारी बला से। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि भगवान शायद आप और चैलेंज। अब आप सोचिए जरा, नए नए हैं आप एक देश में, आपकी गाड़ी चली गई, आपने दूसरी गाड़ी खरीद ली, आपके वर्क इंजरी की वजह से अब आप फिजिकल एक तरह से डिसेबल हो चुके हैं कि आप काम नहीं कर सकते। इवन आई वॉजंट एबल टू ड्राइव माई कार, तो मैं अपनी गाड़ी भी नहीं चला सकता। अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता तो मेरी वाइफ जॉब पे नहीं जा सकती हैं। अब इतना सारा प्रेशर, और फिर जब आपको शारीरिक रूप से कुछ तकलीफ होती है तो आपके सोचने की, करने की सामर्थ्य थोड़ा स्ट्रेस में जल्दी बदल जाती है। तो बहुत स्ट्रेस हुआ, लेकिन एक ऊपर वाले का भरोसा, ईश्वर का भरोसा रखना चाहिए मनुष्य को। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालता है। यहाँ कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की एंट्री हुई थी, वो हैदराबाद से है। इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उस पर कुछ गलत और सही नहीं कह रहा। मैं तो ये कहता हूँ भाई, परिस्थितियों का चुनाव होता है। एक जगह उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने चुनाव ये किया कि इनकी मदद करूंगा, और जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने चुनाव किया कि वो मदद नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये उनका अधिकार था, हाँ, लेकिन इस अधिकार के प्रयोग से मुझे कष्ट जरूर हुआ था। अब ये सही था कि गलत था ये मुझे नहीं पता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये मेरे साथ सही हुआ कि गलत हुआ। एनीवेज, मैंने उन पर विचार करने के बजाय दूसरी चीजों पर फोकस किया। तो एक और व्यक्ति थे, 1 महीने 1.5 महीने पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और वो हैदराबाद के हस्बैंड एंड वाइफ थे। वो स्टूडेंट वीजा में थे। मैंने उनको फोन किया, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को आप पिक एंड ड्रॉप करें। उन्होंने 4-5 दिन पिक एंड ड्रॉप किया, लेकिन अब चूंकि वो केवल छोड़ने और लेने ले जाते थे, तो मेरे ख्याल से $100 में देता था लाने और ले जाने का मेरी वाइफ का। तो ये था कि आपको जॉब बचा के रखनी थी, इसलिए केवल मैं उनको $100 देता था। नहीं कमाती ही $150 पर डे का उस टाइम पे वो इनकम होती थी वहां काम पे, और कुछ $100 शायद उनको हम दे देते थे। तो मैं चाहता तो नहीं भी भेजता, लेकिन ये था कि 10-15 दिन 20 दिन ट्राई करते हैं। अगर 10-15-20 दिन $100 दे करके भी उनकी जॉब सेव रहे, क्योंकि अगर जॉब पे नहीं जाएंगे तो जॉब छूट जाएगी। और दूसरी जॉब्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो टाइम पीरियड पे रिसेशन चल रहा था, तो जल्दी से कोई जॉब मिल नहीं रही थी। तो जॉब को बचा के रखने के लिए मैंने कहा ठीक है, कभी कभी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे ईश्वर खेल खेलता है। अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हैं और आप एक सत्यनिष्ठ हो करके कार्य करते हैं, तो ईश्वर आपका साथ देते हैं। ये देखिए, मैं किताबों में पढ़ा गया अनुभव नहीं है, या दूसरों का सुना सुनाया अनुभव नहीं है, मेरा अपना स्वयं का जिया हुआ अनुभव है। तो इसलिए मुझे ईश्वर पर भरोसा है, और मैं अपनी उपलब्धियों का 100% ईश्वर को अर्पित करता हूं कि जो कुछ भी जीवन में मुझे आज तक मिला है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। गलतियां मैंने बहुत की हैं, पर ईश्वर ने मुझे हर क्षण बचाया और मेरी रक्षा की है। और करीबन 6-7 दिन ये प्रक्रिया चली कि मेरी वाइफ अकेले जाती थी। इस बीच एक अकाउंटिंग फर्म से फोन आया, वहाँ के बॉस थे, और उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे आस्था से बात करनी है। तो मैंने कहा बोलिए, वो मेरी वाइफ हैं और वो नीचे तक गई हैं, अभी आ जाएंगी तो मैं उनसे बात करवाऊंगा। तो बताइए क्या बात है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अभी भी वो जॉब ढूंढ रही हैं। तो मैंने कहा जॉब तो ढूंढ रही हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपने फील्ड में वो जॉब अभी भी ढूंढ रही हैं। तो बोले अच्छा मेरी उनसे आप बात करवाइए। तो मैंने कहा 5-10 मिनट रुकिए, मैं बात करवाता हूँ। मेरी वाइफ आई, तो फिर मैंने उनसे बातचीत करवाई, और ये कुछ फ्राइडे का दिन था। तो वेरी नेक्स्ट डे, तो सैटरडे को उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया इंटरव्यू के लिए। अब दूसरे दिन इंटरव्यू पे जाना था, और ये फ्राइडे की बात है। और उसके 3 दिन पहले क्या हुआ था, देखिए, जैसे मेरे साथ में मशरूम की जॉब मिलने के 3 साल पहले भगवान ने मुझे एक कोर्स करवा दिया था, इसी तरह से 3 या 4 दिन पहले, मंडे या ट्यूसडे की बात है, एक जगह मेरी वाइफ को इंटरव्यू देने जाना था। तो उन्होंने कंडीशन लगा रखी थी कि आपको ऑफिस अटायर, मीन्स आपको कोट पैंट वगैरह वो जो सब ऑफिस में पहनते हैं व्हाइट कॉलर जॉब के लिए, वो पहन के आपको इंटरव्यू में आना है। तो पांडे जी के पास में तब तक इस तरह का कोट पैंट सूट वगैरह तो था ना। तो चूंकि इंटरव्यू में 3-4 दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने जो है ये बात क्लियर कट लिखी थी, मेंशन की थी कि आपको वही पहन करके आना है। तो हमने उनके इस इंटरव्यू के लिए सूट वगैरह खरीदा था।
तो उस टाइम पे $300 का खरीदा था तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा था। आज तो 300 नहीं, 1000 का भी होता तो कोई एक्सपेंसिव नहीं लगता, लेकिन उस टाइम पे सचमुच एक्सपेंसिव लगा था। और वो हमने खरीदा था और मेरी वाइफ ने जाके वो इंटरव्यू दिया और उसमें वो सिलेक्ट भी हुई, लेकिन वो मार्केटिंग की जॉब थी। तो एक दिन जॉब करके मैंने उनको रुकवा दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं करना। होता क्या है, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, कोशिश ही नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, लेकिन कोशिश करके आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जॉब मेरे लिए है या नहीं है। तो सूट खरीद लिया था और सैटरडे को इनका इंटरव्यू था। तो ये फिर वही ऑफिस अटायर पहन करके गई, इंटरव्यू हुआ। तो जब इनका इंटरव्यू चल रहा था तो मैं घर में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह से इस जॉब की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त कि आप समझ सकते हैं। परिस्थितियां आपके सामने मैंने बहुत खोल करके बताई हैं। सारी प्रिपरेशन थी, तब तक इन्होंने अपने वो जो सर्टिफिकेट कोर्सेज थे वो भी कर लिए थे और इनको सैटरडे को जॉब इंटरव्यू के बाद मिली और एग्रीमेंट भी हो गया, कंफर्मेशन हो गई, सैलरी डिस्कशन हो गया, सब कुछ हो गया। एज एन अकाउंटेंट परमानेंट जॉब वहां पर मिल गई और अपॉइंटमेंट लेटर दिया, सारी चीजें फाइनलाइज और इनको मंडे से उन्होंने जॉब पे बुला लिया। तो इस तरह से मेरी वाइफ को पहली जॉब मिली। जहां पर मेरी वाइफ को पहली ये जॉब मिली, मैं उनको भी दिल से, हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन 2 लोगों का यहां पर धन्यवाद करना अभी बाकी है, जो मेन हकदार है, मेरी दृष्टि में मेन हकदार है। वो हैं कपिल मित्तल जी। जी हाँ मित्रों, इसलिए मैंने कहा था कि कपिल मित्तल जी का बहुत ही अकाट्य रोल है हमारे जीवन में उस शुरुआती दौर में। तो कपिल मित्तल जी के यहाँ घर आना जाना हो गया था। वहाँ 1-2 हफ्ते ही हुए थे हमें आकर के। उनके एक मित्र थे, उनका भी नाम कपिल ही है, पर उनका नाम है कपिल गिलानी जी। तो कपिल गिलानी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छी पोस्ट में हैं। तो वहां उनसे मुलाकात हुई हमारी, और वो भी दिल्ली के हैं। उनको हमने अपने घर में लंच पे बुलाया, आए भी। मैं तो इसलिए भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब शुरुआती दिनों में आपका कोई निमंत्रण भी स्वीकार कर ले तो ये भी धन्यवाद का विषय होता है। तो मैं तो इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि कपिल गिलानी जी हमारे घर आए, खाना वगैरह खाया, और उनकी वाइफ और कपिल गिलानी जी और उनका बेटा तीनों लोग ही आए और एक अच्छा टाइम बीता। और उनसे हमने अपने जॉब वगैरह को लेकर के जो भी बातें बताई, उन्होंने उस बात को अपने दिल और दिमाग में रखा। तो ये जो अकाउंटिंग फर्म थी जहां वो जॉब करते हैं, उनकी कंपनी का अकाउंट का कार्य यहाँ पर होता था। और क्योंकि वो अकाउंट देखते हैं अपनी कंपनी का, तो इसलिए यही डायरेक्ट इनके साथ डील करते थे। तो इनसे जब बातचीत हुई होगी तो यहाँ इस अकाउंटिंग फर्म में एक एम्प्लॉई की जरूरत थी। तो ये बात उन्होंने मेरे ख्याल से मार्च वगैरह में कुछ उनसे डिस्कस की थी, फरवरी या मार्च में उनको बोला था। तो उसी दिन कपिल गिलानी जी ने मुझे फोन करके बोला था कि इस तरह से ये उनकी ईमेल आईडी है, ये फोन नंबर है, आप फोन करके उनको अपना रिज्यूमे भेज दें और उनसे बात कर लें। वहां एक पोजीशन खाली हुई है अकाउंटेंट की। तो मैंने आपका रिकमेंडेशन दिया, रेफरेंस में आप मेरा नाम भी डाल सकते हैं। तो उसके आधार पर मेरी वाइफ ने उनको फोन किया था, रेज्यूमे भेजा। उन्होंने मंगाया था कि आप रेज्यूमे भेज दीजिए। हमने कपिल गिलानी जी का नाम लिया और उन्होंने, चूंकि अब कपिल गिलानी जी को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन लगभग 3 महीने तक कोई सवाल जवाब वहां से नहीं आया। मतलब उस एप्लीकेशन में कोई प्रगति नहीं हुई थी, क्योंकि उनको चाहिए तो था, लेकिन किसी कारण से शायद इधर हमें और कष्ट और दुनिया की सच्चाई और जीवन के कुछ संघर्ष देखने बाकी थे, इसलिए भगवान ने वहां पर थोड़ा डिले करवा दिया। लेकिन 3 महीने बाद जब उनको जरूरत पड़ी तो उनके दिमाग में वो एप्लीकेशन और रेफरेंस सारा कुछ था, इसलिए उन्होंने हमको फोन किया। और जब हमको फोन किया तो फिर पांडे जी ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद में सिलेक्ट हुई मेरी वाइफ। पर उस सिलेक्शन में मेरी वाइफ का जो भी अपनी पढ़ाई लिखाई, टैलेंट, मेहनत, ज्ञान, नॉलेज और ईश्वर की कृपा है, वो तो सब कुछ है ही, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग कपिल गिलानी जी का था। और कपिल गिलानी जी का सहयोग हमें प्राप्त ही इसलिए हुआ क्योंकि कपिल मित्तल जी ने उनको हमसे मिलाया था। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कपिल मित्तल जी को दिल से आभार प्रकट करता हूं और कपिल गिलानी जी और उनके परिवार के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं और उनको भी धन्यवाद देता हूं। तो इस तरह से मेरी वाइफ को पहली एज एन अकाउंटेंट जॉब मिली इस देश में, एडिलेड में, और वो जॉब बहुत अच्छे लोगों के यहाँ मिली। फिर मेरी वाइफ ने लगभग 7 साल तक वहां पर जॉब किया। सिडनी आने से पहले तक वो वहीं पर जॉब कर रही थी। और फिर उसके आगे क्या हुआ वो
घटनाक्रम मैं आपको आने वाले दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो बंधुओं, बने रहिए हमारे साथ में और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके बारे में आप कुछ सोचते हैं, आपकी कोई मान्यता है मेरे से भिन्न या मेरी ही जैसी। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर लिखें। प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि बस अब क्या कहें। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं और अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन से संबंधित ये घटनाएं आपको या आपके जीवन को कहीं भी प्रभावित कर सकती हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। इसी तरह से मिलता हूं मैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।